वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस 8 को मैं। तो आज के इस वीडियो में ज्योग्राफी का चैप्टर 5 जिसका नाम है प्राथमिक क्रियाएं यानी प्राइमरी एक्टिविटीज का पार्ट 3 वीडियो लेकर के आए हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को कवर किया है। जो भी पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को कवर नहीं किए हैं उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप आराम से कवर कर सकते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर 5 प्राथमिक क्रियाएं। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। ठीक है, इसलिए हर एक वीडियो को कवर करेंगे तभी आपका चैप्टर का जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड वीडियो का यानी थर्ड लेक्चर का टॉपिक यहां से स्टार्ट होता है डेयरी कृषि से, यानी डेयरी फार्मिंग से। डेयरी कृषि किसको कहते हैं? इसमें जो होता है पूंजी अधिक यानी पूंजी की अधिक आवश्यकता पड़ती है। यानी डेयरी जो फार्मिंग होता है इसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं, ज़्यादा लागत लगते हैं। डेयरी जो होता है डेयरी व्यवसाय दुधारू पशुओं के पालन पोषण का सर्वाधिक उन्नत और दक्ष प्रकार है। यानी डेयरी फार्मिंग में क्या होता है कि मुख्यतः जो पशुधन होते हैं पशु का पालन किया जाता है और उनसे दुधारू पशुओं का ज़्यादा पालन किया जाता है। यानी उनमें से दुधारू पशु का ज़्यादा पालन पोषण किया जाता है जिससे उनसे दूध की प्राप्ति होती है। और ये जो है सर्वाधिक उन्नत और दक्ष प्रकार है किसका? यानी दुधारू पशुपालन का एक दक्ष प्रकार है। ठीक है, डेयरी कृषि का कार्य नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों के बगल में किया जाता है। अब देखिए डेयरी कृषि जो होता है डेयरी फार्मिंग, उसका जो प्लॉट होता है उसका फॉर्म या फिर उसका जो कार्य क्षेत्र होते हैं वो क्या होते हैं? नगर और औद्योगिक केंद्रों के बगल में होते हैं। नगर के बगल में होंगे तो क्या होगा कि वहां डेयरी फार्मिंग में जो भी चीज बनेगा, जो भी दूध का उत्पादन होगा तो वह नगर में जल्दी ही मतलब एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा, निर्यात कर दिया जाएगा। यानी नगर तक शहर तक जल्दी ही उनको भेज दिया जाएगा ताकि वहाँ मार्केट में ज़्यादा समय ना लगे मार्केट तक पहुँचने में, और वहाँ अच्छा से उनको विक्रय किया जा सके, उनको बेचा जा सके, कम समय में उनको विक्रय किया जा सके, बेचा जा सके। ठीक है, इसलिए इनका जो एक तरह से स्थान होता है डेयरी कृषि का जो स्थान होता है, डेयरी फार्मिंग का जो स्थान होता है वो कार्य नगरीय और औद्योगिक केंद्र के बगल में होता है। ठीक है, वाणिज्य कृषि 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। यानी वाणिज्य कृषि के टोटल जो है 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला जो क्षेत्र है सबसे बड़ा प्रदेश उत्तरी पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र है। दूसरा क्षेत्र कनाडा है। ठीक है, अब देखिए वाणिज्य कृषि के बारे में डिटेल से आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है 5 मार्क्स का। जब 5 मार्क्स का अगर आपको पूछा जाएगा तो वाणिज्य कृषि के बारे में आपको पूरा डिटेल से में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो वाणिज्य कृषि के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला क्षेत्र का आपका नाम क्या है? सबसे बड़ा प्रदेश उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी पश्चिमी यूरोप। ठीक है, यानी सबसे बड़ा प्रदेश उत्तरी पश्चिमी यूरोप। अब देखिए 3 ही वर्ड याद रखना, 3 शब्द इसमें आते हैं। पहला शब्द क्या है? पहला जो क्षेत्र है उत्तरी पश्चिमी यूरोप, ये पहला क्षेत्र हो गया। दूसरा आपका कनाडा हो गया। तीसरा जो है न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया आते हैं। ठीक है, ये क्या है? वाणिज्य कृषि के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। और वाणिज्य कृषि क्या होता है ये हम लोगों ने सेकंड वीडियो लेक्चर में अच्छी तरह से पढ़ा है, सेकंड वीडियो में हम लोगों ने अच्छी तरह से जाना है। ठीक है, इसलिए मैं कह दिया हूं पहले ही कि जब तक आप पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को कवर नहीं करते हैं तब तक आप पार्ट 3 वीडियो को कवर ना करें, पहले उनको कवर करें। ठीक है, तभी आपका चैप्टर का जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो पाएगा, नहीं तो फिर आपकी तरह से डिसअरेंजमेंट हो जाएगी। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि, यह कृषि भूमध्य सागर की सीमावर्ती क्षेत्र, दक्षिणी कैलिफोर्निया हो गया, मध्यवर्ती चिली हो गया, ये सब क्षेत्र में किया जाता है। चिली का नाम सुने हैं, चिली एक देश है, तो उनका जो मध्यवर्ती जो क्षेत्र है, मध्य जो भाग है उसके, वहां किया जाता है भूमध्य सागरीय कृषि। कैलिफोर्निया का भी नाम सुने हैं ना, दक्षिणी कैलिफोर्निया, तो वहां भी क्या किया जाता है? भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है। सागर की समीपवर्ती क्षेत्र में, सागर के बगल में, ठीक है, नहीं जहां सागर है, समुद्र है, जहां ये पानी है, तो वहां ये सब क्षेत्र में क्या किया जाता है? भूमध्य सागरीय कृषि किया जाता है। ठीक है, अब सबसे बड़ी विशेषता भूमध्य सागरीय कृषि की क्या होती है कि इसमें खट्टे जो फल होते हैं, खट्टे फलों का आपूर्ति करने में यह क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है। यानी खट्टे फल या फिर खट्टे रसदार फल का जो उत्पादन किया जाता है वो भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत किया जाता है। यह क्वेश्चन बार बार ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है कि खट्टे फलों की आपूर्ति की जाती है फार्मिंग मिक्स्ड फार्मिंग से या फिर भूमध्य सागरीय कृषि से या फिर वाणिज्य कृषि से। यहाँ तो आपको क्या करना टिक क्या करना पड़ेगा? भूमध्य सागरीय कृषि से खट्टे फल रसदार फलों की आपूर्ति की जाती है। तो यहाँ फिर ऐसे भी बोल सकते हैं खट्टे रसदार फलों की जो खेती की जाती है किस खेती के अंतर्गत, किस कृषि के अंतर्गत? तो भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत की जाती है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि भूमध्य सागरीय कृषि की मुख्य विशेषता अंगूर कृषि है। यानी यहाँ जो अंगूर की खेती, अंगूर भी थोड़ा सा ये होता है रसदार फल है, तो भूमध्य सागरीय कृषि की मुख्य विशेषता क्या है कि अंगूर कृषि है, इसमें अंगूर की खेती की जाती है, ग्रेप्स की खेती की जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि इस कृषि में उत्पादित फलों एवं सब्जियों को शीत ऋतु में यूरोप और यूएसए में भेजा जाता है। अब देखिए भूमध्य सागरीय कृषि में जो भी फल और जो भी सब्जी उत्पादित होते हैं, कृषि जो भी फल और सब्जी उत्पादित होते हैं
तो वो ठंडी के मौसम में यानी शीत ऋतु में जो होता है यूरोप और यूएसए में भेजा जाता है। यूरोप और यूएसए के भाग में, यूरोप में बहुत सारे कंट्री आते हैं, ठीक है, बहुत सारे जितने भी कंट्री आते हैं यूरोप के अंतर्गत, ठीक है, तो वो सारे कंट्री में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, यूएसए में एक्सपोर्ट किए जाते हैं क्या, सब्जी और फल जो उत्पादित होते हैं भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत शीत महीने में यानी शीत ऋतु में, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें उत्पादित उच्च किस्म के अंगूर से मदिरा बनाया जाता है तथा निम्न श्रेणी के अंगूरों को सुखाकर मुनक्का और किशमिश बनाया जाता है। अब देखिए आपको यहाँ क्या बताया गया, भूमध्य सागरीय कृषि की जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है, अंगूर की कृषि है, ठीक है। यहाँ तो दो पॉइंट आपको हर हाल में याद रखना है। पहला पॉइंट है कि भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत खट्टे रसदार फलों की आपूर्ति की जाती है, और दूसरा पॉइंट है भूमध्य सागरीय कृषि की मुख्य विशेषता अंगूर की कृषि है, ठीक है। अब देखिए अंगूर की कृषि यहाँ ज्यादा किया जाता है, तो ये देखिए मेन पॉइंट आपको बताया गया है। इस वैसे भी किताब में तो बहुत सारा पॉइंट दिया गया, लेकिन सभी चीज को आपको तो पढ़ना नहीं है ना, ये मेन पॉइंट आप याद रखेंगे, इससे तो आपका सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इससे आपका सभी क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएगा। मेन पॉइंट को किसी भी हाल में आपको याद रखना है। इसमें उत्पादित उच्च किस्म के अंगूर से मदिरा बनाया जाता है, ठीक है, मदिरा का नाम सुने होंगे। और निम्न श्रेणी के जो अंगूर होते हैं यानी किशमिश वगैरह जो होता है, किशमिश जो बनता है वो निम्न श्रेणी के अंगूर से बनाया जाता है। समझ गए क्या होता है भूमध्य सागरीय कृषि। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि, ठीक है, बाजार के लिए सब्जी खेती और उद्यान कृषि। तो इसमें क्या होता है कि इसमें खेतों का आकार छोटा होता है, यानी सब्जी की जो खेती की जाती है तो उनमें खेत का जो आकार होता है वो छोटा होता है, ठीक है। इसमें गहन श्रम और अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। सब्जी की खेती में ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, ज्यादा पैसे लगते हैं, जिसके कारण यह गहन श्रम और अधिक पूंजी की आवश्यकता वाली कृषि कहलाती है, या फिर अधिक पूंजी की आवश्यकता वाली कृषि है, ठीक है। शीत क्षेत्रों में कृत्रिम ताप का भी इस कृषि में उपयोग होता है। शीत क्षेत्र में कृत्रिम ताप। अब देखिए बाजार के लिए सब्जी खेती जो होता है, सब्जी का जो उत्पादन किया जाता है इस कृषि में, तो शीत मौसम में यानी ठंडी का जब मौसम आता है तो ठंडी से बचाने के लिए सब्जी को क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल टेम्परेचर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कृत्रिम जो ताप है उसी को उपयोग किया जाता है कृषि में, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे ठंडी के मौसम ऐसे आते हैं तो वहाँ सब्जी क्या होती है, सब्जियों के जो वृक्ष होते हैं, सब्जी के जो पौधे होते हैं वो मरने लगते हैं, तो उनको टेम्परेचर चाहिए होता है। तो कोई मशीन से, कोई यंत्र से उनको क्या दिया जाता है, कृत्रिम टेम्परेचर यानी कृत्रिम जो आर्टिफिशियल टेम्परेचर होता है वो प्रोवाइड की जाती है, ताकि वो सब्जी के जो पौधे हैं वो मरे ना, वो जिंदा रहे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है पुष्प उत्पादन यानी फ्लोरिकल्चर या फिर फ्लावर प्रोडक्शन बोल सकते हैं इसको। पुष्प उत्पादन को क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए पुष्प उत्पादन में क्या होता है कि पुष्प का उत्पादन किया जाता है, फूल का उत्पादन किया जाता है। नीदरलैंड पुष्प उत्पादन में विशिष्ट स्थान रखता है, यानी अगर पूरा विश्व में बात की जाए तो नीदरलैंड की अगर बात की जाए तो नीदरलैंड जो है पुष्प उत्पादन में विशिष्ट स्थान रखता है, क्योंकि नीदरलैंड पुष्प उत्पादन में सबसे आगे है। यहाँ तरह तरह के फूल का उत्पादन किया जाता है नीदरलैंड में। यहाँ ट्यूलिप नामक फूल पूरे यूरोप के प्रमुख शहरों में भेजा जाता है। अब देखिए यहाँ जो मेन जो पॉइंट है वो क्या है, आपका पुष्प उत्पादन सबसे ज्यादा नीदरलैंड में, और नीदरलैंड में ट्यूलिप नामक, ये ट्यूलिप फूल का नाम आप याद रखेंगे, ट्यूलिप नामक फूल जो है पूरे यूरोप कंट्री में भेजा जाता है, यहां से नीदरलैंड से, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका ट्रक कृषि के बारे में। ट्रक कृषि के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। तो इस कृषि में क्या होता है कि जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करती हैं वहां इसको ट्रक कृषि का नाम दिया जाता है। जो भी प्रदेश होते हैं वहां सिर्फ अगर कृषक अगर क्या करेंगे, कृषक अगर खेती करेंगे, सब्जियां पैदा करेंगे, तो उन कृषि को क्या नाम दिया जाता है, ट्रक कृषि का नाम दिया जाता है, यानी किसी का यानी ट्रक कृषि का नाम दिया, या किसी हो गया या कृषि होगा, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, या किसी हो गया यहाँ कृषि होगा, तो उनको क्या नाम दिया जाता है, ट्रक कृषि का नाम दिया जाता है। ट्रक और फार्म के बीच की दूरी जो एक रात भर में तय करता है उसी आधार पर इसका नाम ट्रक कृषि रखा गया। अब देखिए यहाँ जो होता है बाजार और फॉर्म, यानी बाजार और फॉर्म के बीच की दूरी जो है एक ट्रक एक रात में भर में तय कर लेता था। यानी जो बाजार से मतलब जो वो फॉर्म होते थे, जो मतलब कृषक के खेत होते थे, जब पॉलआउट होते थे वहां से सब्जी को लेकर के एक ट्रक एक रात में मार्केट पहुंच जाते थे, यानी बाजार पहुंच जाते थे, जिसके कारण इसी आधार पर उस खेती का नाम क्या रखा गया, उस कृषि का नाम क्या रखा गया, ट्रक कृषि रखा गया, ठीक है। ट्रक कृषि समझ गए क्या होता है। पुष्प उत्पादन में क्या होता है कि पुष्प का उत्पादन किया जाता है। विशिष्ट स्थान कौन रखता है इसमें, नीदरलैंड में ट्यूलिप नामक जो फूल है वो सबसे पॉपुलर है और पूरे यूरोप कंट्री में इसको एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। पुष्प उत्पादन ट्रक कृषि क्या होता है ये समझ गए। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है सहकारी कृषि के बारे में। सहकारी कृषि काफी इंपॉर्टेंट है कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर के बारे में, ठीक है। आप सुने होंगे सहकारी आंदोलन के बारे में, ठीक है। तो जब कृषकों का एक समूह कृषि से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए या फिर अधिक लाभ कमाने के लिए इच्छा के अनुसार, यानी कोई जोर जबरदस्ती नहीं, अपना इच्छा के अनुसार सहकारी संस्था बनाकर कृषि करता है तो उसको क्या
बोलते हैं, सहकारी कृषि बोलते हैं, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर बोलते हैं। यानी यहाँ क्या होता है कि बहुत सारे कृषक ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना होता है, उनको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा फायदा चाहिए कृषि से, तो वो लोग क्या करते हैं, आपस में मिलजुल करके खेती करने लगते हैं और उनका इच्छा ये रहता है कि सभी का जो आय है, इनकम जो है वो क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है, तो उसी को क्या बोलेंगे, सहकारी कृषि बोलेंगे। मिलजुल करके खेती करना, समूह में खेती करना। बहुत सारे कृषक एक समूह में मिलकर के कृषि करते हैं, जिनको इच्छा के अनुसार आपस में जुड़ना होता है, जुड़ जाते हैं। तो ऐसी संस्था जो खेती करती है आपस में मिलजुल करके, तो इसको क्या बोलेंगे, सहकारी कृषि यानी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसको लेकर सहकारी आंदोलन भी चला था और इस आंदोलन को सबसे ज्यादा अगर सफलता मिली है तो वो डेनमार्क में मिली है, डेनमार्क में मिली थी, जहां प्रत्येक कृषक व्यवहारिक रूप से इस आंदोलन का सदस्य है। अब देखिए, व्यवहारिक रूप से कहने का मतलब ये हुआ कि हर आंदोलन में वो क्या हुए थे, पार्टिसिपेट किए हैं, यानी पूरा फिजिकली तौर पर यानी शारीरिक रूप से भी अपने आप को डोनेट किए हैं इस आंदोलन में, इस मतलब क्या कहता है, सहकारी आंदोलन में अपने आप को पार्टिसिपेट किए हैं हर एक किसान। तो सबसे ज्यादा अगर सफलता मिली है सहकारी आंदोलन को तो वो कहाँ मिली है, डेनमार्क में। और सबसे ज्यादा अगर सफलता अगर हुई है सहकारी कृषि तो वहीं ज्यादा सफलता हुई है, वहीं उनको ज्यादा सफलता मिली है। और वहां के जो प्रत्येक कृषक है यानी फार्मर जो है वो व्यवहारिक रूप से इस आंदोलन का सदस्य है, इस आंदोलन का मेंबर है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है सामूहिक कृषि यानी कलेक्टिव फार्मिंग के बारे में। सामूहिक कृषि क्या होता है कि इस कृषि में उत्पादन के साधन पर पूरा समाज का अधिकार होता है। यानी सामूहिक कृषि में सिंपली कोई एक कृषक का अधिकार नहीं होगा, कोई एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा। इस कृषि में क्या होता है कि पूरा समाज यानी कृषि में उत्पादन के साधन पर पूरा समाज का अधिकार होता है, उसको क्या बोलेंगे, सामूहिक कृषि बोलेंगे यानी कलेक्टिव फार्मिंग बोलेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अंतर्गत जितने सारे पॉइंट है वो सभी इंपॉर्टेंट है, आपका छांट करके पॉइंट बताया गया है, सभी पॉइंटों को इसमें इंक्लूड किया गया है जो इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में टच किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोग नोट बनाते होंगे। मैं हर एक वीडियो में बार बार नहीं बोलूंगा क्योंकि आप लोगों को भी बोर लगेगा। आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे, सभी चीज का नोट बनाएंगे, नहीं तो फिर वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं रहेगा ना। अभी आप वीडियो देख लेंगे फिर 2-3 दिन बाद भूल जाएंगे, 100% भूल जाएंगे, क्या देखे थे वीडियो में, क्या पढ़ाए थे सर, कुछ याद नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर उसको आप कॉपी में नोट करके रखते हैं तो वो चीज आपको याद रहता है, इसलिए नोट बनाइए। अगर कॉपी कलम लेकर के नहीं बैठे तो प्लीज कॉपी कलम लेकर के बैठिए, नोट बनाइए। अगर नहीं बनाइएगा तो आपका नॉलेज लेवल वहीं चल जाएगा जहां का नॉलेज लेवल आपका था वीडियो देखने से पहले। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आता है कि यह कृषि सामूहिक श्रम पर आधारित है। यानी सामूहिक श्रम जो सामूहिक कृषि जो है, इसमें कृषि जो किए जाते हैं सामूहिक रूप से, लोग जो होते हैं इसमें श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, इसमें पूरा समाज मिलजुल कर एक ही साथ कृषि करते हैं। इसमें हो जाता है पूरा समाज मिलजुल करके क्या करता है, एक ही साथ कृषि करता है, खेती करता है। ठीक है, इस कृषि को सबसे पहले रूस अर्थात USSR सोवियत संघ ने अपनाया था, जहां इसे कोयला खोज के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सामूहिक कृषि यानी कलेक्टिव फार्मिंग का जो उदय हुआ, यानी इसको जो सबसे पहले फॉलो किया गया, ये कहां, रूस में। और रूस में इस कृषि को क्या नाम से जाने जाते हैं, कोयला खोज के नाम से जाने जाते हैं। क्या नाम से, कोयला खोज के नाम से जाने जाते हैं। सामूहिक कृषि की क्या खासियत है कि इसमें किसी एक व्यक्ति, किसी एक कृषक का कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं होता, कोई प्राइवेट जमीन या फिर कोई प्राइवेट प्लॉट नहीं होता जिसमें वो अपने से कृषि करे, अपने लिए कृषि करे, प्राइवेट काम करे या फिर सिर्फ अपने लिए कृषि का मतलब फसल का उत्पादन करे, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें पूरा समाज मिल करके खेती करेगा और सभी समाज को उसका लाभ होगा और सभी समाज मिलजुल करके उस उत्पादन का यानी उस फसल का क्या करेगा, बंटवारा करेगा, बंटवारा करके अपना जीवन गुजर बसर करेगा। ठीक है, यह है आपका सामूहिक कृषि। ठीक है, सामूहिक कृषि, इस कृषि को सबसे पहले रूस अर्थात सोवियत संघ ने अपनाया था। सबसे पहले कौन अपनाया था, सोवियत संघ ने, और इसको वहां क्या नाम दिया जाता, कोयला खोज का नाम दिया जाता है। याद रखेंगे, ये दोनों पॉइंट, ये पॉइंट आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका था खनन के बारे में यानी माइनिंग के बारे में। खनन आप लोग समझते हैं, माइनिंग सिंपल सी बात है, खनिजों को खोजकर पृथ्वी से बाहर निकालने के लिए जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उसी को क्या बोलेंगे, खनन यानी माइनिंग बोलेंगे। अब देखिए, कोयला, झारखंड में जो बहुत सारे कोयले के खदान है, वहां क्या करते हैं, मजदूर लोग जाकर के कोयला निकालते हैं, तो वो कौन सा कार्य कर रहे हैं, खनन का कार्य कर रहे हैं। वो मजदूर जो कर रहे हैं, मजदूरी जो कर रहे हैं, वो कौन सा कार्य में संलग्न है, खनन कार्य में संलग्न है। सीधी सीधी बात है, पृथ्वी के यानी पृथ्वी जो है उसके भूपर पट्टी के नीचे जो भी खनिज है उसको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसी को क्या बोलेंगे, माइनिंग यानी खनन बोलेंगे। खनिजों की खोज कर उसे पृथ्वी से बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहते हैं, प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, खनन कहते हैं। इतना शॉर्ट परिभाषा और क्या हो सकता है, इतना शॉर्ट परिभाषा आपको बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका था खनन को प्रभावित करने वाले दो कारक होते हैं। खनन को जो इफेक्ट करता है, माइनिंग जो इफेक्टेड होता है, किससे, दो कारक से होता है, दो फैक्टर से होता है। पहला जो कारक है भौतिक कारक, जैसे खनिज की उपस्थिति की अवस्थाएं, आकार
ये है आपका भौतिक कारक, यानी भौतिक कारक जो खनिज की उपस्थिति कहाँ है, कहाँ कितने मात्रा में खनिज उपस्थित है, कौन सी खनिज उपस्थित है, कितने आकार में कितने साइज में खनिज उपस्थित है, ये जो कारक है खनन को प्रभावित करता है। दूसरा जो कारक है आर्थिक कारक, जैसे खनिज की मांग और टेक्नोलॉजी इत्यादि, ठीक है, ये दोनों कारक जो है वो क्या है, खनन को प्रभावित करता है। भौतिक कारक और आर्थिक कारक, आर्थिक कारक के अंतर्गत क्या आ जाएंगे, खनिज की मांग और टेक्नोलॉजी आ जाएंगे, और भौतिक कारक के अंतर्गत क्या आ जाएंगे, खनिज की उपस्थिति, खनिज की मात्रा और खनिज का आकार आ जाएंगे। ठीक है, आप लिख सकते हो ना, अगर पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में कि खनन के बारे में लिखें, अगर आपको 4 नंबर 5 मार्क्स का 4 मार्क्स का आपको पूछा जाए, 4 अंक 5 अंक का पूछा जाए, तो आप लिख सकते हैं ना, 2-4 लाइन बढ़ा करके लिख देंगे तो आपका वहाँ फुलफिल हो जाएगा आंसर। ठीक है, शॉर्ट लिखेंगे लेकिन शॉर्ट याद करेंगे, लेकिन आपको लॉन्ग करने की सोचना पड़ेगा, आपको लॉन्ग लिखना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, सोचना पड़ेगा, सोचने की कोई जरूरत नहीं है, जब आप पढ़ेंगे तो इतना आपको सोच डेवलप हो ही जाएगा और आप अच्छी तरह से वहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपको, खनन को उपस्थिति एवं अवस्था के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। खनन की उपस्थिति और अवस्था को अगर देखा जाए, माइनिंग की उपस्थिति और अवस्था को अगर देखा जाए तो उनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला जो कैटेगरी है धरातलीय खनन और दूसरा कैटेगरी है भूमिगत खनन। ठीक है, तो धरातलीय खनन में क्या होता है कि यह खनिजों के खनन का सबसे सस्ता तरीका है, इससे विवर्त खनन भी बोलते हैं। धरातलीय खनन में क्या होता है कि इसमें ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता है, मजदूर लोग कम काम करते हैं, मजदूर लोगों का मृत्यु होने का चांस जो होता है बहुत ही कम रहता है। आपको पता है कि खनन में बहुत सारे मजदूर काम करते हैं, आपको न्यूज आता है अखबार में कि सुबह वहां मतलब क्या हो गया कि खनन में जहरीले गैस का रिसाव होने से इतने मजदूर मर गए, 15 मजदूर मर गए, इतना मजदूर दब गए, इतना मजदूर कोयले के खदान में दब गए। तो ये वो सब क्या होता है, घटना घट जाती है, वहां क्या होता है, घटना घट जाती है। तो ये डर भी रहता है, खनन में कार्य करने वाले मजदूरों को हमेशा ये डर बना हुआ रहता है कि कहीं कोई गैस तो रिसाव नहीं हो रहा है, कहीं कोई चट्टान तो नहीं खिसक रहा है। ये सब चीज को ध्यान में रखना पड़ता है, अन्यथा वो लोग को भी अपना जान गंवाना पड़ता है। ठीक है, ये सब चीज ध्यान रखना पड़ता है। खनन को उपस्थिति और अवस्था के आधार पर 2 भाग में बांटा गया है। पहला भाग आप समझ गए, दूसरा जो भाग है भूमिगत खनन। ठीक है, जब अयस्क का धरातल के नीचे गहराई में हो तब भूमिगत खनन अथवा कुपकी खनन विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी ज्यादा अगर गहराई में हो तो उसको निकालने के लिए कौन सा विधि, कुपकी खनन विधि का इस्तेमाल किया जाता है। खनन यानी माइनिंग का तरीका जोखिम भरा होता है, सही बात है। मैंने अभी जस्ट बोला कि खनन जो रिसर्च किए जाते हैं, उनको जो खोजे जाते हैं, सॉरी रिसर्च नहीं, मतलब उनको जो सर्च किए जाते हैं, उनको जो खोजे जाते हैं, तो बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं, टेक्नोलॉजी अपनाया जाता है। तो ये भी क्या है, जोखिम भरा कार्य है, क्योंकि जहरीली गैस, आग एवं बाढ़ के कारण कई बार दुर्घटना होने का भय रहता है, हमेशा डर बना हुआ रहता है कि कहीं जहरीली गैस ना रिसाव हो, कहीं आग ना निकल जाए कोई खदान से, कहीं कोयले के खदान से कोई पेट्रोलियम का आग ना निकल जाए, कहीं मतलब तपता हुआ लोहा ना निकल जाए। तपता हुआ यानी मतलब लोहा लिक्विड में होता है ना, अगर ज़्यादा मतलब होता है, अगर हिट होता है, वो तपता हुआ लोहा ना निकल जाए, ये सारा चीज़ का डर हमेशा बना हुआ रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश उत्पादन की खनन और शोधन कार्य से पीछे हट रहे हैं। यानी विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश जैसे कि अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ठीक है, ये सब जो देश हैं विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, ये सब कंट्री विकसित, मतलब ये कंट्री विकसित है, तो ये सब कंट्री जो है मतलब खनन कार्य से पीछे हट रहे हैं, शोधन कार्य से पीछे हट रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये सब कार्य में हमेशा डर बना हुआ रहता है। जहरीली गैस कब निकल जाए कोई ठिकाना नहीं, आग कब लग जाए कहाँ कोई ठिकाना नहीं, कौन सा बाढ़ आ जाए, कौन सा दुर्घटना घट जाए कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है, तो वो लोग ये सब कार्य से पीछे हट रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो लोग के पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हो गया। अफ्रीका के कई देश, दक्षिण अमेरिका के कुछ देश और एशिया में आय के साधनों का 50% तक खनन कार्य से प्राप्त किया होता है। अब देखिए एक पॉइंट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, अफ्रीका के कई देश में, ठीक है, अफ्रीका में बहुत सारे कंट्री अभी ऐसे हैं जहां बच्चे को खाना भी सही ढंग से नहीं मिल पाता। ठीक है, वहां मतलब गरीबी बहुत ज्यादा है अफ्रीका के बहुत सारे देश में, बहुत सारे कंट्री में। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका हो गया और कुछ देश, दक्षिण अमेरिका की कुछ देश और एशिया में आय के साधनों का, एशिया हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, अफ्रीका के कई देश हो गया, दक्षिण अमेरिका का कई देश हो गया। तो आय जितना भी होता है, जितना भी इनकम होता है ये देश के पास, उनका 50% जो होता है, 50% जो होता है उसका जो प्राप्ति किया जाता है, 50% तक प्राप्ति जो किया जाता है वो खनन कार्य से प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए खनन कार्य कितना बड़ा चीज है, बताइए अगर खनन कार्य ये सब देश में अगर बैन हो जाए तो उनका इनकम आधा हो जाएगा, वो देश आधा गरीब बन जाएगा। ठीक है, मतलब उनका आधा पैसा खत्म, वो आधा पैसा की आधा आय की प्राप्ति कहां से होती है, खनन कार्य से होती है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। तो आपका चैप्टर 5 क्या नाम है, चैप्टर 5 का प्राथमिक क्रियाएं यानी प्राइमरी एक्टिविटीज का पूरा थ्योरी हम लोगों ने कवर कर लिया, पूरा
कोई थ्योरी आपका नहीं बचा तो यहाँ क्या लिखा हुआ है प्लीज, ठीक है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो को अभी तक अगर आप लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर देंगे। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि चैनल पर पूरी तरह से आपको तैयारी कराई जाती है, ठीक है। प्लीज रिपीट कर लेंगे, रिपीट कर लीजिए 1 सेकंड, प्लीज 1 सेकंड, 1 मिनट लगेगा। हम लोग रिपीट कर लेते हैं कि पूरा चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, ठीक है। अब देखिए आपको याद रखना है पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक पूरा चैप्टर आपको कवर कराया गया, पूरा चीज को कवर करेंगे, नोट बनाएंगे तभी आपको फायदा होगा, ठीक है। खनन क्या होता है, भूमिगत खनन और धरातलीय खनन दो प्रकार के होते हैं। उपस्थिति और अवस्था के आधार पर खनन को प्रभावित करने वाले दो कारक हैं। खनन क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। सामूहिक कृषि क्या होता है, सहकारी कृषि क्या होता है, ट्रक कृषि क्या है, पुष्प उत्पादन क्या है, बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि क्या होता है, ये सब चीज हम लोगों ने पढ़ा। भूमध्य सागरीय कृषि क्या होता है, वाणिज्य कृषि कितने प्रकार के होते हैं या फिर वाणिज्य कृषि के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं, डेयरी कृषि क्या होता है, ये हम लोगों ने पार्ट 3 वीडियो में पढ़ा, ठीक है। और हम लोगों ने पार्ट 2 वीडियो में पढ़ा था, पार्ट 2 लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि मिश्रित कृषि क्या होता है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्या होता है। उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि रोपण कृषि क्या है। उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि गहन निर्वाह कृषि कितने प्रकार के होते हैं, निर्वाह कृषि क्या है, ये सब चीज हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। कृषि से आप क्या समझते हैं, उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था वाणिज्य पशुधन पालन क्या है। उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि ऋतु प्रवास क्या है, पशु चलवासी यानी चलवासी पशुचारण के 3 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। उसके बाद उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि चलवासी पशुचारण क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पार्ट 1 वीडियो में कवर किया था, यानी पार्ट 1 लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि पशुचारण क्या है, च्युइंगम क्या है, पौधे के विभिन्न भाग का उपयोग कहाँ होता है, संग्रहण कितने पैमाने पर किया जाता है, निम्न अक्षांश और उच्च अक्षांश के क्षेत्र कौन कौन से हैं, भोजन का संग्रहण इन 2 भागों से किया जाता है, निम्न अक्षांश और उच्च अक्षांश के क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, कौन कौन सा कंट्री आता है या फिर कौन कौन सा कंट्री का भाग आता है, उनका क्षेत्र आते हैं, ये सारा चीज हम लोगों ने पढ़ा था। संग्रहण क्या है, उसके बाद प्राचीन काल में आखेटक कौन चीज का इस्तेमाल करते थे, आखेटक क्या है, आखेटन क्या है, ये सारा चीज हम लोगों ने पढ़ा था। प्राथमिक क्रिया क्या होता है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक और चतुर्थक क्रिया क्या है, ये सारा चीज हम लोगों ने पढ़ा था। उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, क्योंकि चैप्टर का नाम है आपका आर्थिक क्रियाएं यानी प्राइमरी एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर 5 भूगोल यानी ज्योग्राफी का चैप्टर 5 प्राथमिक क्रियाएं प्राइमरी एक्टिविटीज का पूरा थ्योरी कंप्लीट हो गया। अगला चैप्टर जो आएगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हर एक चीज को कवर करना है, ठीक है। जो भी चीज आपको प्रोवाइड की जाती है सभी चीज को कवर करेंगे। फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूं, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर देंगे, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता, प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कमेंट नहीं करते वीडियो देख लेंगे तो वीडियो देख के चले जाते हैं, प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आता है या नहीं आता, ठीक है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।